हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर प्रीलिम स्पेसिफिक सीरीज। आज की सीरीज के अंदर हम लोग देखने वाले हैं आर प्रीएम्बल। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसका किससे अप्रूवल हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान से अप्रूवल हुआ था। 1946 के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। ठीक है, फिर 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड। ओके, एंड इन दैट मीटिंग कौन बने थे हमारे प्रेसिडेंट? सबसे पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, एंड देन आवर फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड हु वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आफ्टर दैट फर्स्ट हमारा जो ड्राफ्ट आया, फिर उसके ऊपर डिबेट्स डेलिब्रेशंस हुए, फिर सेकंड ड्राफ्ट आया, उस पर डिबेट्स और डेलिब्रेशंस हुए, एंड देन फाइनली हमारा जो थर्ड ड्राफ्ट आया उसके बाद में 22nd ऑफ जनवरी 1947 को हमने क्या अडॉप्ट किया? सबसे पहले हमने हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको यूनानिमसली पास किया, जो कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने 1945 के अंदर प्रेजेंट किया था, मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके बाद में हमने उसको 22 ऑफ जनवरी 1947 के अंदर क्या किया? उसको हमने यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया, और 1947 के अंदर ही हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या बना दिया? उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फुली सॉवरेन बॉडी बना दिया। एंड देन फाइनली इन November 1949 our constitution it was formally adopted, and in 26 January 1950 our constitution it was commenced। ठीक है, समझ में आया सबको? Everyone has understood? वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रियम्बल की। ठीक है, प्रियम्बल जो है हमारा ओरिजिनली पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। यस और नो? हमने कल डिस्कस किया था दैट प्रियम्बल वाज द ओरिजिनल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रियम्बल? सो द प्रियम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में गए होंगे, बहुत सारे सभी लोग गए हैं ऑब्वियसली। आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। ठीक है, आपसे और कुछ पूछने से पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड देख लेते हैं। आपका नाम, क्लास, एड्रेस और जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर होती है, मतलब आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। वैसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया एज आर प्रियम्बल। ओके, एंड आर प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स। The basic principles of our constitution are mentioned in the preamble। जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम। नाउ preamble क्या है? It is an introductory statement that outlines the philosophy, aims and objectives of the constitution। ठीक है, जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो, ठीक है, बुक का एक प्रीफेस होता है ना, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस क्या है? हमारा प्रियम्बल है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी बता दी गई है, एम्स बता दिए गए हैं और ऑब्जेक्टिव्स बता दिए गए हैं। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट? इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स, द वैल्यूज एंड द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज इट वाज एनविजन्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडियल्स थे, वैल्यूज थी एंड स्पिरिट थी, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, और उसका एक स्मॉलर रिफ्लेक्शन किसमें दिखता है? हमें हमारे प्रियम्बल के अंदर दिखता है। ठीक है, नाउ दिस इज द प्रियम्बल। इट इज स्टार्टिंग विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल को उसकी अथॉरिटी कहां से मिल रही है? प्रियम्बल इज गेटिंग इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। Yes or no? We are a democratic country, so preamble is getting its authority from what? From the people of India. Having solemnly resolved to constitute India into a what? Sovereign, socialist, secular, democratic republic। इन सब वर्ड्स को हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में समझने वाले हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, क्या क्या सिक्योर करना चाहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन उसके सिटीजन्स को? जस्टिस, जस्टिस कैसा कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड
political. Social, economic and political. First is justice, second is liberty. Liberty of what? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. ओके इन सब चीजों के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या दे रहा है? एक लिबर्टी दे रहा है. ठीक है. देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल व्हाट? फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So this is the gist of your entire constitution. हमारा जो constitution है उसकी philosophy, उसका aim, उसका objective इन्हीं कुछ शब्दों के अंदर संक्षिप्त तरीके से लिखा हुआ है. ठीक है. In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Commence कब हुआ? 26th of January 1950. Okay? Understood everyone? आगे चलते हैं हम. Now, source और inspiration क्या रही है हमारे preamble की? ठीक है. सबसे पहले हम लोग कहां से इंस्पायर हुए थे? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से. Because American Constitution, it also had a preamble which began with what? We the people. Okay? So from there we took inspiration and we also started our preamble from we the people of India. Okay? It reflects what? It reflects the philosophy of Indian freedom struggle. Okay? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो फिलॉसफी थी उसको बहुत तरीके से रिफ्लेक्ट करता है. जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, हम लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी की हम बात कर रहे हैं. तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये लेसन्स लर्नड थे हमारे किससे? हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से. एंड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसकी हमने पिछले सेशन में भी बात की थी, जिसके बारे में हम आज डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं, विच वॉज मूव्ड बाय होम? पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1946. समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? नाउ इट वाज ड्राफ्टेड एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26th of November 1949 and it came into force on 26th of January 1950 with the rest of the constitution. Okay? अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ठीक है. 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, राइट? एंड इट लेड व्हाट? इट लेड द फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन फिलोसॉफिकल आइडियाज के ऊपर बनेगा, उसका एक फाउंडेशन रखा था हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने. ठीक है. देन जवाहरलाल नेहरू इनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. कि हमारी क्या एस्पिरेशंस है, क्या वैल्यूज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाने वाले हैं, वो सब किसमें मेंशन था? इट वाज ऑल मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. ठीक है. और जो हमारा प्रियम्बल अभी है प्रेजेंट के अंदर, उसका बेसिस भी किसमें लाई करता है? इट लाइज इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. आगे चलते हैं हम. फीचर्स क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के? जो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा था उसके क्या क्या फीचर्स थे? ठीक है. सबसे पहला था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड फास्टर यूनिटी ऑफ द नेशन. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सेड इट कि हमारे यहाँ पर क्या होनी चाहिए? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए एंड फास्टर यूनिटी ऑफ द नेशन. प्रोक्लेम इंडिया एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन. हमारे प्रियम्बल में भी है ये सब चीजें, इसमें कुछ और एडिशन किया हुआ है हमने, राइट? Ensure your federal form of government with the distribution of powers between the center and the states. It is explicitly talking about what? Federalism, right? Guarantee and secure justice, equality, freedom, belief, word, faith, worship and location to citizens of India. Freedom of movement, worship, faith, right? Everything was mentioned in our objectives resolution. Safeguarding the interest of backward and tribal areas, depressed classes and other backward classes. सबको साथ, सबका विकास. ये कहाँ बोल दिया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही बोल दिया गया था. Maintain territorial integrity and sovereignty over land, sea and air. मतलब हमारी टेरिटरी जो है अब वो उसके अंदर हम लोग क्या है? वी आर कंप्लीटली सॉवरेन टू यूज दोस पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है. और उसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई इन्फ्लुएंस अब नहीं होगा. ठीक है. हेल्प इंडिया टू अटेन अ राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड that will promote world peace and welfare of the mankind. We always believed in world peace,
We always believed in good relations with the different countries of the world, so it was also mentioned in our objectives resolution. आगे चलते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल देखेंगे. सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये किस तरीके की सॉवरेनिटी है? इट इज अ पॉपुलर सॉवरेनिटी विच इज कमिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. इस तरीके के वर्ड्स आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या आंसर होने वाला है. तो the source of authority we the people of India is coming from what? Is coming from the popular sovereignty. मतलब लोगों ने इस जो preamble है इसको क्या बनाया है? Sovereign बनाया है. ठीक है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और क्या है? रिपब्लिक है. ठीक है, क्या है ये वर्ड्स आगे हम समझने वाले हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? टू डिलीवर जस्टिस, टू गिव लिबर्टी टू द पीपल, टू प्रमोट इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ओके, डेट ऑफ अडॉप्शन दी हुई है नीचे 26 नवंबर 1949. आगे चलते हैं हम. जो हमने अभी यहां पर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पढ़ा है, इसके हम फीचर्स देखते हैं. सबसे पहले सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब क्या है? कि भाई हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का, किसी भी एक्सटर्नल कंट्री का हमारे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. हम हमारे डिसीजंस खुद लेंगे और हम अपने हिसाब से अपनी कंट्री को रन करेंगे. दैट इज व्हाट सॉवरेन मीन्स. मतलब इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट country in internal affairs as well as its external affairs. अगर हमें किसी और कंट्री के साथ में कोई ट्रीटी करनी है तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं. That is what sovereignty means. Okay, not subject to any foreign authority, can make laws, enter into treaties or defend itself independently. अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो हम इंडिपेंडेंटली उससे अपना डिफेंस करेंगे. हमें अगर कोई कंट्री रोकने के लिए बोलेगा तो हम नहीं सुनेंगे. वी विल डू वॉट एवर इज फिजिबल टू अस. ओके, नाउ सोशलिस्ट वर्ड जो था वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1976 में. सोशलिस्ट, सेक्युलर एज वेल एंड इंटेग्रिटी. ओके, सो इट एम्स टू एलिमिनेट व्हाट? इनकम इनइक्वालिटीज, वेल्थ डिस्पैरिटी एंड क्लास प्रिविलेज. मतलब हमारा जो इंडिया है, हम लोग एक फेबियन सोशलिज्म को फॉलो करेंगे. हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी रखेंगे हमारे यहाँ पर. ठीक है, लेकिन हम एक वेलफेयर स्टेट भी बनेंगे जहां पर जो गरीब से गरीब आदमी है उसके पास भी बेसिक एमेनिटीज, बेसिक नेसेसिटीज हो. ठीक है, सो दिस वाज द मेजर रीजन ऑफ ब्रिंगिंग दिस वर्ड इनटू आवर प्रीएम्बल, टू एलिमिनेट व्हाट? इनकम इनइक्वालिटीज, वेल्थ डिस्पैरिटीज. मतलब एक आदमी के पास इतना पैसा है, एक आदमी के पास 1 लाख है और 1 लाख आदमी के पास 1 रुपया है, तो ये क्या हो गई? वेल्थ डिस्पैरिटी हो गई. तो हम क्या करें? हम ऐसा कुछ करें, ऐसी इनिशिएटिव्स लेकर आए ताकि जो जिनके पास 1 रुपया है उनको भी ऐसे मौके मिले कि वो और पैसा कमा सके. ठीक है, एंड क्लास प्रिविलेजेस. ओके, इंडिया फॉलोज व्हाट? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ठीक है, हम लोग कौन सा सोशलिज्म फॉलो करते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल जस्टिस का एक ब्लेंड देखने को मिलता है. ठीक है, वी ऑल्सो बिलीव इन इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज वी ट्राई टू टेक एवरीवन इन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ. वी ट्राई टू लेट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू ग्रो विद द ग्रोइंग इकोनॉमी. ठीक है, आगे चलते हैं हम. सेक्युलर, इट वाज आल्सो एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट. ठीक है, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. ठीक है, एंड इट विल ट्रीट ऑल द रिलीजन्स विद इक्वल रिस्पेक्ट. ठीक है, एंड इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजंस. आर्टिकल 25 से 28 हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा. ठीक है, स्टेट क्या मेंटेन करती है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मेंटेन करती है, इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स. बट इफ एनी रिलीजन इज फॉलोइंग एनी इविल प्रैक्टिस, ओके, अगर कोई रिलीजन कोई इविल प्रैक्टिस कर रहा है जो कि ह्यूमंस के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तो उसको भी क्या कर सकती है? गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है, उसको रोक सकती है. राइट, देन डेमोक्रेटिक, द अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल. व्हाई? बिकॉज a democratic government is a representative government and there the choice of the people, it only prevails. Okay, so it ensures universal adult franchise, free and fair elections,
रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होती है तो वो और ज्यादा क्या हो जाती है, अकाउंटेबल हो जाती है। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आर व्हाट आर ऑल एम्फसाइज्ड। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वन वोट वन पावर वन पर्सन, एक इंसान का एक वोट है और उस एक वोट की सेम वैल्यू है, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी कैसे, सोसाइटी के अंदर सब लोग क्या हैं, इक्वल हैं, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है, एवरीवन इज ऑन द इक्वल पेडिस्टल। एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू अर्न देयर लाइवलीहुड्स, ओके। देन रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडिटरी। जैसा कि आप यूके में देखोगे वहां पर किंग होता है, क्वीन होती है, बट हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा स्टेट हेड है दैट इज द प्रेसिडेंट, ही इज एन इलेक्टेड पर्सन, ओके। समझ में आया सब लोगों को? आगे चलते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ना ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे, जस्टिस, जस्टिस कौन सा, सोशल जस्टिस, मतलब रिमूवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर से जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी इनइक्वालिटीज है, उनका कंप्लीट रिमूवल। इकोनॉमिक जस्टिस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि भाई हम लोग सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। अब वो आपके स्किल्स के ऊपर है कि आप किस तरीके से एक्सेल करते हो। देन पॉलिटिकल जस्टिस, अभी मैंने आपको बताया पॉलिटिकल, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए सब लोगों को, एंड एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ओके। देन कम्स योर लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कौन इंश्योर करता है आपके फंडामेंटल राइट्स, यस और नो? फंडामेंटल राइट्स इंश्योर योर फ्रीडम्स, राइट, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, ठीक है। तो ये सब चीजें किस में आती हैं, आपके लिबर्टी के अंदर आती हैं। बट लिबर्टी जो है वो विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ होनी चाहिए, लॉ से बाहर वो नहीं आनी चाहिए और पब्लिक ऑर्डर को हार्म नहीं करनी चाहिए। These are certain reasonable restrictions which have been laid on the liberty. Equality, equality मतलब equal status and opportunity for all, मतलब सबको equal status मिलेगा, सबको equal opportunity मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट जो लाइन है, जैसे रिजर्वेशन स्कूल लेवल के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां पर उन्होंने फर्स्ट लेवल के ऊपर सबको इक्वल कर दिया, जो बैकवर्ड थे उनको भी इक्वल पेडेस्टल पे लाकर खड़ा कर दिया। अब इसके आगे की रेस आपकी है, आपके स्किल्स और आपकी जो टैलेंट है, आपका जो कैलिबर है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी हमने आपको पहले इक्वली दे दी है, ठीक है। इट इंक्लूड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने सब इक्वल है। अगर कोई मैन है, अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया, और अगर कोई वुमेन है उसने कोई क्राइम कमिट किया, दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगा, राइट। सो एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मतलब अगर कोई डिप्राइव्ड क्लास है, कोई डिप्रेस्ड क्लास है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे हम रिजर्वेशन देते हैं उन लोगों को, राइट। एंश्योर्ड बाय आर्टिकल्स 14 to 18। देन फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी बेसिकली क्या होता है यार, सिस्टरहुड और brotherhood, a feeling of what, a feeling of unity and love, okay, between the citizens. It promotes brotherhood or sisterhood among all the citizens, and it assures what, dignity of the individual and unity and integrity of the nation. The phrase integrity of the nation was added by again 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. समझ में आई इतनी सी बात आप सब लोगों को? ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल नाउ। अब जो हमारा प्रियम्बल है, इससे बहुत सारी डिबेट्स इसके आसपास में होती रही हैं, ठीक है। कभी इसको बोला जाता था इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज नॉट अमेंडेबल, या फिर इसको हम मानेंगे नहीं, इसकी जो इसमें लिखा हुआ है वो चीजें। तो सबसे पहला जो केस इससे रिलेटेड हुआ था दैट वाज ऑफ बेरूबारी यूनियन, ठीक है, 1960 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को क्या बोला, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन इन द हिस्टोरिक जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती ऑफ 1973 क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने,
पहले वाला जो जजमेंट था उसको ओवर रूल किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन। मतलब प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और अगर कभी ऐसे कोई सिचुएशंस आते हैं जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है तो उसमें हम प्रीएम्बल को यूज कर सकते हैं फॉर द इंटरप्रिटेशन। और जब अमेंडेबिलिटी की बात आई, ठीक है, इसी केस के अंदर अमेंडेबिलिटी के लिए इन्होंने बोला that it can be amended under article 368 but the basic structure cannot be altered। 1973 के केशवानंद भारती केस में ही क्या बोला कि अब क्योंकि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तो एज पर आर्टिकल 368 इसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, देन इन 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी को ऐड किया गया था। समझ में आ गई आप लोगों को बात? ये सब सिग्निफिकेंस वगैरह हमने पढ़ लिया है, फिलोसॉफिकल की है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर और कोर वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। इट इज अ गाइड ऑफ फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एंड प्रोविजंस, राइट? इट एम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं। क्या लिमिटेशन है प्रीएम्बल की? नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट, मतलब नॉन जस्टिशिएबल है। इंटरप्रिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं बट इट इज व्हाट? नॉन जस्टिशिएबल। कैन नॉट बी सोर्स ऑफ पावर और प्रोहिबिशन बट इट हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग एम्बिग्विटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इट इज नॉट एनी सोर्स ऑफ पावर, इट इज नॉन जस्टिशिएबल बट इट कैन बी यूज्ड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन टेक्स्ट्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखो क्या क्या हो सकते हैं इसके। सबसे पहला देखो, consider the following statements regarding the preamble of Indian Constitution. The preamble derives its authority from the people of India. Absolutely correct. Now, the words socialist and secular were part of the original constitution. Were they part of the original constitution? No. They were added later in 1976 by 42nd Constitutional Amendment Act. The preamble can be amended under Article 368. Yes, absolutely correct. So, first and third statement are correct. Which of the following are correct? 1 and 3 only. आगे चलते हैं। With reference to the preamble, consider the following statements. It is a source of limitation on the powers of the legislature. It is a source of limitation on the powers of the legislature. We will see. It is non-justiciable in nature. Is it non-justiciable? Yes, absolutely correct. It forms part of the basic structure of the Constitution. Does it forms the part of the basic structure of the Constitution? Yes, absolutely correct. So, अब first statement देखो, it is a source of limitation on the powers of the legislature. Is it a source of limitation on the powers of the legislature? This is a questionable thing. तो इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो preamble है, ठीक है, it is just what? It is just telling the significant what? It is just telling the philosophical ideas and that it is not justiciable. So this is not a limitation on the power of the legislature. ठीक है, तो हमारे 2 and 3 are only the correct options over here. आगे चलते हैं। The phrase "We the people of India" in the preamble signifies parliamentary sovereignty, political executive supremacy, popular sovereignty and judicial supremacy. So we have already seen popular sovereignty it reflects, right? आगे चलते हैं, next question. The concept of positive secularism in India implies strict separation of state and religion. No. Equal state support to all religions. ठीक है, consider कर सकते हैं. State neutrality with equal respect for all religions. Yes, absolutely correct. State control over religious institutions. No. So our correct option will be option number C. That state is neutral with equal respect for all the religions. ठीक है? So I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। Let us see our last question for the day. Assertion और reason वाला. The preamble is considered the soul of the Indian Constitution. क्या assertion है? That preamble को क्या माना गया है? Indian Constitution का soul माना गया है. It reflects the basic structure and guiding principles of the Constitution. Absolutely correct. Assertion और reason दोनों correct है और ये इसका correct explanation है. So our option will be correct. Option will be option number A. So I hope आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्रीएम्बल के अंदर जो भी चीजें आज मैंने आपको बताई है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
So stay tuned everyone. Until then, all the very best and thank you so much.